Question number 51. The point through which the whole weight of the body act irrespective of its position. मतलब एक बॉडी का जो पूरा वेट जिस पॉइंट से क्रिया करता है उसको क्या कहते हैं, जो किसी भी पोजीशन पे हो उसके ऊपर निर्भर नहीं करेगा। पहला जो ऑप्शन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बॉडी को जो घूमने से रेजिस्ट करता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक बॉडी का जो पूरा वेट जिस पॉइंट से क्रिया करता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और सेंटर ऑफ मास क्या है? अगर एक बॉडी का जो पूरा मास जिस पॉइंट से क्रिया करता है उसको सेंटर ऑफ मास कहते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो वेट के ऊपर आधारित है और सेंटर ऑफ मास है मास के ऊपर आधारित है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास ये दोनों सेम नहीं है। तो एक बॉडी को किसी भी पोजीशन पर अगर रखा जाए उसका जो वेट है वो सीजी से ही क्रिया करता है। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52. द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉड्यूलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज। तो पहला जो ऑप्शन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। अगर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को अगर हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है रेशियो ऑफ shear stress to shear strain। तो ऑप्शन जो ए है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन बी जो है बल्क मॉड्यूलस, अगर इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं तो होता है रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। जो चौथा जो ऑप्शन है टॉर्शनल रिजिडिटी, ये जो टर्म है ये आता है आपका शैफ्ट का जो टॉर्शन इक्वेशन है वहाँ से आता है। तो शैफ्ट का जो टॉर्शन इक्वेशन है वो है टी बाई जे टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। अगर इसको हम इस तरह से सजाते हैं टी बाई थीटा इक्वल टू जी इंटू जे बाई एल, ये जो टी और थीटा का जो रेशियो है ये जो टर्म है इसको कहते हैं टॉर्शनल रिजिडिटी। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है फ्लेक्सिबल रिजिडिटी। अगर इसको हम एफ से डिनोट करते हैं फ्लेक्सिबल रिजिडिटी एफ इक्वल टू होता है यंग मॉड्यूलस ई इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। Question number 53. A square beam and a circular beam have the same length, same allowable stress and the same bending moment. Then the ratio of weight of square beam to the circular beam is। तो एक स्क्वायर बीम और एक सर्कुलर बीम का अगर लेंथ, अलाउबल स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट सेम होता है तब स्क्वायर बीम और सर्कुलर बीम का जो वेट का रेशियो है इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं बीम का जो स्ट्रेंथ होता है और स्ट्रेस सिग्मा इक्वल टू होता है एम बाई जेड। एम होता है बेंडिंग मोमेंट और जेड होता है सेक्शन मॉडुलस। तो z इक्वल टू होता है m बाई सिग्मा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे बोला गया जो है बेंडिंग मोमेंट और जो है अलाउबल स्ट्रेस ये दोनों बीम का सेम है, तो ये जो रेशियो है ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन मॉडुलस जो है वो दोनों बीम का सेम हो जाएगा। तो सेक्शन मॉडुलस ऑफ स्क्वायर बीम इक्वल टू हो जाएगा सेक्शन मॉडुलस ऑफ सर्कुलर बीम। ठीक है, और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस z इक्वल टू होता है आई बाई वाई। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक स्क्वायर बीम के लिए अगर उसका एक साइड स्मॉल डी होता है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा स्मॉल डी टू द पावर 4/12, वाई होता है डी बाई 2। सिमिलरली सर्कुलर के लिए हो जाएगा पाई बाई 64 डी टू द पावर 4 और डी टू द पावर 4, वाई इक्वल टू हो जाएगा डी बाई 2। तो इसको कैलकुलेट करने से डी क्यूब डिवाइडेड बाई 16 बाई 3 पाई इंटू स्मॉल डी क्यूब, यही आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो कि जो पाई का जो वैल्यू है 3.14 उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इसको क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये जो कैलकुलेशन है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे हम पाई का जो वैल्यू है उसको हम 3 पकड़ कर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन की ईजी के लिए। ठीक है, और जो हम वैल्यू निकालेंगे वो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगा और जितना आएगा वो इसी से मैच करेंगे, देखते हैं कौन सा मैच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाई का जो वैल्यू है इसको हम 3 पकड़ के कैलकुलेट करेंगे। अगर इसको 3 पकड़ते हैं तो 3 × 3
9 और 16 से 9 से डिवाइड करने से आएगा 1.7 डी क्यूब। तो आता है कैपिटल डी इक्वल टू होता है क्यूब रूट ऑफ 1.7 डी। तो इसको भी क्यूब रूट निकालना होगा। तो दोस्तों देखिए, अगर 8 का अगर क्यूब रूट निकाला जाए तो 2 होता है। 7 का अगर क्यूब रूट निकाला जाए उसको 1.9 आता है। तो इसी तरह से अगर 2 का क्यूब रूट निकाला जाए तो आता है 1.2। दोस्तों ये जो क्यूब रूट है इसको आप याद रखिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में कैलकुलेटर तो आप यूज़ कर नहीं सकते हो, तो आपको कैलकुलेशन में इजी होगा। तो 2 का क्यूब रूट होता है 1.25। तो देखिए यहाँ पे 1.7 का क्यूब रूट है, तो 1.7 अप्रॉक्सीमेटली अगर पकड़ लेते हैं, 2 पकड़ लेते तो 1.7 का जो क्यूब रूट होगा वो इसका आसपास होगा। तो 1.7 का जो क्यूब रूट है उसको 1.2 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम पकड़ लेते हैं, तो कैपिटल डी इक्वल टू हो जाएगा 1.2 स्मॉल डी। तो देखिए यहाँ पे कहा क्या गया, द रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्क्वायर बीम। तो ठीक है, वेट रेशियो, वेट ऑफ स्क्वायर बीम टू द वेट ऑफ सर्कुलर बीम। तो दोस्तों देखिए, हम सभी जानते हैं कि अगर बीम का जो वेट है वो क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको हम वेट को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर बीम टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सर्कुलर बीम, क्योंकि वेट जो है बीम का वो उसका क्रॉस सेक्शन जो एरिया है उसके साथ प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्क्वायर बीम जो है वो क्या होगा, स्मॉल डी स्क्वायर, और सर्कुलर होगा π/4 तो कैपिटल डी स्क्वायर। तो करने से आएगा 3.14 और कैपिटल डी का जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए 1.2 डी। तो 1.2 को स्क्वायर करने से आएगा 1.44 डी स्क्वायर। डी स्क्वायर डी स्क्वायर कट जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आएगा देखिए 4.5। तो इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1/1.125। तो देखिए ये जो आंसर हमारा आया है 1/1, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम जो पाई का जो वैल्यू है उसको हम 3.14 के जगह में 3 पकड़ के कैलकुलेट किए, तो हमारा जो आंसर है वो नियरेस्ट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो देखिए मैच करते हैं मिलता है कि नहीं। हाँ देखिए ऑप्शन सी में जो है 1/1.2, तो यही है राइट आंसर, सी। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको RS खुरमी का जो मैकेनिकल MCQ बुक है वहीं पर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, when the axis of the first and last wheel are coaxial then the train is known as। मतलब फर्स्ट और लास्ट व्हील का जो एक्सिस है, अगर वो दोनों एक्सिस को एक ही एक्सिस के ऊपर रहता है तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन पे वेरियस टाइप का जो गियर अरेंजमेंट है वो दिया हुआ है। तो दोस्तों मैं पहले से एक अरेंजमेंट ड्रॉ करके रखा हूँ, देखिए। तो पहला वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हील 1 व्हील 2 को ड्राइव दे रहा है। तो यहाँ पे और एक चीज़ भी है, जो व्हील 1 और व्हील 2 जो है वो डिफरेंट सैफ्ट के ऊपर लगाया हुआ है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको सिंपल ट्रेन ऑफ व्हील कहते हैं। जो दूसरा जो है देखिए आप देख सकते हो, तो यहाँ पे एक सैफ्ट के ऊपर एक से ज़्यादा व्हील लगाया हुआ है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको कंपाउंड ट्रेन ऑफ व्हील कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हील 2 जो है उसका जो एक्सिस है वो रिलेटिवली इस तरह से मूव कर रहा है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन कहा जाता है। और इसका जो एप्लीकेशन है रिस्ट वॉच में यूज़ होता है, और ऑटोमोबाइल का जो डिफरेंशियल गियर अरेंजमेंट है वहाँ पे भी एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन यूज़ होता है। तो ए वाला जो अरेंजमेंट है आप देख सकते हो, जो फर्स्ट व्हील नंबर 1 जो व्हील है और लास्ट व्हील नंबर 4 जो व्हील है उसका जो एक्सिस है वो कोएक्शियल है, मतलब दोनों का एक्सिस एक ही एक्सिस के ऊपर रहता है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है इसको रिवर्टेड गियर ट्रेन कहते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन है वॉल क्लॉक में ये यूज़ किया जाता है।
तो ऑप्शन सी रिवर्टेड गियरट्रेन है राइट आंसर। और ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थियरी ऑफ मशीन का जो किसी भी किताब में यह क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, a closely coiled helical spring of stiffness K is cut into n equal part. The stiffness in each part of the spring will be, अगर K स्टिफनेस वाला एक स्प्रिंग को n इक्वल पार्ट में काटा जाता है तो ईच पार्ट में उसका स्टिफनेस क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, हम सभी जानते हैं स्टिफनेस का जो स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है K इक्वल टू होता है GD बाई 8 CQN। G जो है वो रिप्रेजेंट करता है शेयर मॉड्यूलस, स्मॉल d है स्प्रिंग वायर डायमीटर है, C जो है स्प्रिंग इंडेक्स, C इक्वल टू होता है मीन कॉइल डायमीटर टू स्प्रिंग वायर डायमीटर, और N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न। तो दोस्तों देखिए, ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं जो स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है K और नंबर ऑफ टर्न, इसका जो रिलेशन है वो रेसिप्रोकल है। अगर स्प्रिंग को अगर हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका जो स्टिफनेस है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे, K1 बाई K2 इक्वल टू N2 बाई N1। तो अगर हम इसको ज़रा घुमा के लिखते हैं, K1 N1 इक्वल टू K2 N2 इक्वल टू होता है कांस्टेंट, तो होता है Kn इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन सी है इनके, यही है आपका राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको किताब में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, अ shaft of diameter D is subjected to a twisting moment T and a bending moment M. If the maximum bending stress is equal to maximum shear stress developed, then bending moment M equal to क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला गया है कि मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस सेम होगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं जो शैफ्ट का जो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट M इक्वल टू होता है पाई बाई 32 सिग्मा बी मैक्स इंटू डी क्यूब। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, सिग्मा बी मैक्स इक्वल टू 32m बाई पाई डी क्यूब। और सिमिलरली जो ट्विस्टिंग मोमेंट जो है T इक्वल टू होता है पाई बाई 16 टाउ मैक्स इंटू डी क्यूब। तो सिमिलरली टाउ मैक्स होता है 16T बाई पाई डी क्यूब। अगर सिग्मा बी मैक्स और टाउ मैक्स ये दोनों सेम होता है तो ये दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल करते हैं तो होता है 32m बाई पाई डी क्यूब इक्वल टू 16T बाई पाई डी क्यूब। तो ये दोनों कट जाएगा, ये 2 होता है, तो m इक्वल टू होता है T बाई 2। तो ऑप्शन ए है राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको खून गुप्ता में भी आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, अ बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट इज कॉल्ड। अगर एक बीम को सपोर्ट के बाद भी एक्सटेंड किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर एक बीम का दो एंड में फ्री सपोर्ट रहता है तो उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। फिक्स बीम क्या है, अगर एक बीम का दो एंड फिक्स रहता है तो उसको फिक्स बीम कहते हैं। कैंटिलीवर बीम, अगर एक बीम का वन एंड फिक्स रहता है और अदर एंड फ्री रहता है तो उस टाइप का जो बीम है उसको कैंटिलीवर बीम कहते हैं। और ओवरहैंगिंग बीम किसको कहते हैं, अगर एक बीम का वन एंड और बोथ एंड सपोर्ट के बाद भी एक्सटेंड किया जाता है तो उस टाइप का जो बीम है उसको ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, टू बार ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स and same size are subjected to the same tensile force. If the bars have unit elongation in the ratio of 2:5, then the ratio of modulus of elasticity of the two material is. तो देखिए यहाँ पे जो दो बार कहा गया है उसका जो एलोंगेशन का जो रेशियो है वो 2:5 है। तो हम लिख सकते हैं उसका जो एलोंगेशन है del L1
लिखते हैं 2x और डेल L2 होता है 5x। तो देखिए यहाँ पे जो रेशियो, देन द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू मटेरियल, तो दो बार का जो यंग मॉडुलस है उसका रेशियो क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जो यंग मॉडुलस होता है E इक्वल टू रेशियो ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, और हम सभी जानते हैं कि स्ट्रेन जो होता है डेल L बाई L नॉट। तो अगर हम दो बार का जो यंग मॉडुलस, तो उसको रेशियो अगर हम निकलते हैं तो देखिए ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का से हमको मिलता है, क्या मिलता है, यंग मॉडुलस जो है वो स्ट्रेन के साथ रेसिप्रोकल का रिलेशन है, वो होता है रेसिप्रोकल टू द डेल L। तो यंग मॉडुलस E1 बाई E2 होता है इक्वल टू डेल L2 बाई डेल L1। तो डेल L2 जो है 5x और डेल L1 है 2x, तो ये कटने के बाद रहता है 5/2। तो E1 इज टू E2 होता है 5:2। तो दो बार का जो रेशियो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो है 5:2। तो ऑप्शन बी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज अ पॉइंट वेयर, कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो पॉइंट है वो कहाँ पे होता है। तो जब बेंडिंग मोमेंट का जो साइन चेंज होता है, जिस पॉइंट पे चेंज होता है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। तो दोस्तों इसको समझने के लिए मैं पहले से एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ। तो ये जो डायग्राम देख सकते हो, एक वन साइड ओवरहैंगिंग बीम है विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और ये जो डायग्राम है ये जो इस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। और आप देख सकते हो इसका जो डायग्राम है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो पॉइंट में, जिस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर सिर्फ ओवरहैंगिंग बीम के वजह से ही होता है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज है। तो ऑप्शन बी बेंडिंग मोमेंट चेंज साइन है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ अ स्क्रूजैक, स्क्रूजैक का मैक्सिमम एफिशिएंसी इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों स्क्रूजैक का जो एफिशिएंसी है उसका जो फॉर्मूला एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आइडियल एफर्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल एफर्ट। तो आइडियल एफर्ट जो है वो इक्वल टू होता है W10 अल्फा और एक्चुअल एफर्ट होता है W10 5 प्लस अल्फा। तो W कट जाएगा, तो इसको अगर इस तरह से लिखते हैं साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और इसको साइन 5 प्लस अल्फा, ऊपर में हो जाएगा कॉस 5 प्लस अल्फा। तो अगर ऊपर और नीच में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए एक ट्रिकोनोमी का एक फॉर्मूला आएगा 2 साइन ए कॉस बी। तो क्या होगा, उसका जो फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी जो है 5 प्लस अल्फा प्लस साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस 5 माइनस अल्फा। सिमिलरली नीचे में जो है 2 कॉस ए साइन बी, तो उसका जो फॉर्मूला है ट्रिकोनोमेट्री वो है साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। यहाँ पे भी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस ऑफ 5 माइनस अल्फा। तो इसको क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 5 प्लस अल्फा कट जाएगा, साइन माइनस 5 मतलब माइनस साइन 5, नीचे में सेम ही आएगा 2 अल्फा प्लस 5, और देखिए अल्फा कट जाएगा, साइन माइनस 5 मतलब माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस साइन 5। तो देखिए एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब ये जो टर्म है 2 अल्फा प्लस 5 जब ये 90 डिग्री होगा तभी जो स्क्रूजैक का जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगा। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम साइन 2 अल्फा प्लस 5 इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होता है 90 डिग्री में 1 होता है।
तो आएगा साइन 90 डिग्री, तो होता है 2 अल्फा प्लस फाइव इक्वल टू 90 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू आता है 45 डिग्री माइनस 5/2। तो अल्फा का जो वैल्यू, ये जो वैल्यू अगर इसको हम यहाँ पे बिठाते हैं तो एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम आएगा। तो एफिशिएंसी मैक्सिमम के लिए अगर इसको यहाँ पे बिठाते हैं तो क्या आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 5 प्लस 5 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाई, नीचे भी सेम आएगा, साइन 90 डिग्री माइनस 5 प्लस 5 प्लस साइन 5। तो देखिए ये कट जाएगा और साइन 90 डिग्री में उसका वैल्यू जो है वो 1 है, तो 1 माइनस साइन 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 5। तो स्क्रू जैक का जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो क्या है, 1 माइनस साइन 5 बाई 1 प्लस साइन 5। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर, और ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, द shear force and the bending moment are zero at the free end of a cantilever beam if it carries a। तो इनमें से कौन सा कंडीशन में एक कैंटिलीवर बीम का फ्री एंड में शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। तो दोस्तों, तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, तो पहले कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ करते हैं। कैंटिलीवर बीम क्या है, अगर वन एंड फिक्स्ड है और अदर एंड फ्री रहता है, तो यहाँ पे जो बोला गया पॉइंट लोड एट द फ्री एंड, यहाँ पे अगर पॉइंट लोड 1 न्यूटन एक्ट होता है तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो हो जाएगा ऐसे, 1 न्यूटन। तो शेयर फोर्स देखिए, तो शेयर फोर्स जीरो नहीं है, शेयर फोर्स का वैल्यू है 1 न्यूटन, मगर बेंडिंग में तो शेयर फोर्स अगर ये फिक्स्ड एंड होता है और फ्री एंड होता है, शेयर फोर्स एट पॉइंट बी फ्री एंड में होता है 1, मतलब नॉट इक्वल टू 0, और बेंडिंग मोमेंट जो है फ्री एंड में वो होता है, बेंड मोमेंट क्या होता है, फोर्स 1 न्यूटन जो है, और डिस्टेंस इस पॉइंट से इसका जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट 0, तो फ्री एंड में इसका बेंडिंग मोमेंट 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, देखिए, पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इस लेंथ, अगर इस बीम का, कैंटिलीवर बीम का मिडिल में पॉइंट लोड होता है 1 न्यूटन, अगर L/2 ए भी L/2 फिक्स्ड एंड फ्री एंड, तो इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा वो हो जाएगा ऐसे, क्योंकि देखिए फ्री एंड में कोई लोड नहीं है, फ्री एंड में यहाँ पे कोई लोड नहीं है, तो फ्री एंड में शेयर फोर्स इसका 0 होगा। शेयर फोर्स तो एट पॉइंट बी, अगर ए और बी होता है बी 0 है, क्योंकि देखिए फ्री एंड में लोड नहीं है, और बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी, बेंडिंग मोमेंट तो 0 होगा, पहला जो वैल्यू था कंडीशन में, फोर्स तो नहीं है, डिस्टेंस भी 0 है, तो बेंडिंग मोमेंट 0 है। तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन सी जो है उसको भी अगर ड्रॉ करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। फिर से एक कैंटिलीवर बीम को ड्रॉ करते हैं, वो यूडीएल रहता है, तो उसका जो शेयर फोर्स डायग्राम होता है वो होगा ऐसे, फ्री एंड और फिक्स्ड एंड। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते, जो फ्री एंड होता है, फ्री एंड में यहाँ पे भी शेयर फोर्स 0 है, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इसकी कंडीशन में भी 0 है, और बेंडिंग मोमेंट, अगर फोर्स नहीं है तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 हो जाएगा, तो बेंडिंग मोमेंट भी 0 है। तो ऑप्शन बी तो करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो आया है एक्चुअली वो आर.एस. कुमी का जो मैकेनिकल इंस्टीट्यूट है वहीं से आया है, और वहाँ पे बोला गया कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया है कैसे ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन बी और सी दोनों करेक्ट है। और एक बात, इस टाइप का एक क्वेश्चन, अगर पॉइंट लोड एट द मिडिल ऑफ इस लेंथ, इस टाइप का एक क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, वो आपका IAS 2009 में भी आया था, ये भी आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62, द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स which comes into play when a body just begins to slide over the surface of the other body is known as। मतलब अगर एक बॉडी एक सरफेस के ऊपर से चलना आरंभ करने के टाइम में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स क्रिया होता है उसको क्या कहलाता है। तो दोस्तों, अगर एक बॉडी को एक सरफेस के ऊपर हम पुश करते हैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप्ड होगा। अगर अप्लाइड फोर्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ता है, मगर बॉडी स्थिति में ही रहता है। तो इस तरह से अप्लाइड फोर्स को बढ़ाने से
एक लिमिटिंग पॉइंट आता है जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है। तो अप्लाइड फोर्स को अगर हम फिर से बढ़ाते हैं तो बॉडी चलना शुरू करता है, तो उस टाइम में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो क्रिया होता है, क्रिया करते हैं, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो दोस्तों ये समझने के लिए चलिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स का। ए पे फ्रिक्शन फोर्स और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स। तो ये जो पॉइंट है इसको कहते हैं लिमिटिंग पॉइंट, और लिमिटिंग पॉइंट में फ्रिक्शन फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है। और यहाँ पे लिमिटिंग पॉइंट के बाद जो फ्रिक्शन फोर्स, जो फ्रिक्शन होता है उसको डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। एन। तो ये जो डायग्राम है यही से हम देख सकते हैं कि अप टू लिमिटिंग पॉइंट तक फ्रिक्शन फोर्स और अप्लाइड फोर्स P ये दोनों सेम है, मगर अगर हम अप्लाइड फोर्स को फिर से बढ़ाते हैं तो डायनामिक फ्रिक्शन जो है वो कम होता जा रहा है। तो अप टू लिमिटिंग पॉइंट तक जो फ्रिक्शन फोर्स जो क्रिया करता है तो उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। इस टाइम में बॉडी स्थिति में रहता है, तो ऑप्शन जो ए है स्टैटिक फ्रिक्शन ही नहीं होगा। डायनामिक फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी चलना शुरू करता है लिमिटिंग पॉइंट के बाद, उस टाइम में जो फ्रिक्शन क्रिया होता है उसको डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? तो एक लिमिटिंग कंडीशन में जब एक बॉडी मूव करना शुरू करता है उस टाइम में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन, ये जो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्रिया करता है, तो वो जो पॉइंट है, जो लिमिटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट में जो फ्रिक्शन फोर्स क्रिया करता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, व्हेन द स्प्रिंग ऑफ अ वॉच इज ओन्ड इट विल पोसेस। अगर वॉच में जो स्प्रिंग होता है अगर वो ओन्ड होता है तो उसमें क्या होता है? तो दोस्तों अगर स्प्रिंग को अगर स्ट्रेन किया जाता है तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन पे दिया हुआ है ऑप्शन डी में स्ट्रेन एनर्जी, यही होगा राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको greekmcq.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, द बेंडिंग मोमेंट इन द मिडिल ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम में जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है तो तब उसका मिड पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट कितना होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम को ड्रॉ करते हैं विथ यूडीएल। ये सपोर्ट है दो, ए और बी। अगर एंटायर लेंथ में यूडीएल रहता है, यूडीएल वो है W पर यूनिट लेंथ। और एंटायर जो लेंथ है अगर हम L पकड़ते हैं तो मिड पॉइंट अगर C होता है तो ये जो डिस्टेंस है AV/L/2, AV/L/2। तो हमको क्या निकालना है? C पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट कितना है? तो हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इक्वल टू व्हाट, इसको हमें निकालना है। तो पहले दोस्तों इसको निकालने के लिए दो सपोर्ट A और B में जो रिएक्शन है RA और RB, इसको पहले निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। अगर हम मोमेंट ए के रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट लेते हैं तो क्या आता है? समेशन ऑफ एम ए इक्वल टू 0 तो होता है। अगर ए के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेते हैं तो यहाँ पे दो फोर्स एक्ट होता है, एक RB और टोटल जो यूडीएल है उसकी वजह से एक लोड, इसका जो मिड पॉइंट है यहाँ से एक्ट होगा, वो होगा WL। तो RB इंटू इसका जो डिस्टेंस है L। तो देखिए ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर RB की वजह से जो मूवमेंट हो रहा है वो जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है। तो जब अपवर्ड डायरेक्शन होता है उसका सिंबल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, वो होता है सैगिंग। सैगिंग की वजह से ये पॉजिटिव है। और जब डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा, मतलब जब इसको डाउनवर्ड होगा तो हॉगिंग होता है, तो इसके लिए इसका जो डायरेक्शन है मूवमेंट का वो होता है नेगेटिव। तो RB इंटू L ये हो गया पॉजिटिव,
और देखिए यहाँ पे जो टोटल वेट जो है WL, इसका जो मोमेंट है वो हॉगिंग के डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव होगा WL इंटू, और ये जो डिस्टेंस है L/2 इक्वल टू 0, तो RB इक्वल टू होता है WL/2। सिमिलरली अगर RA को अगर हम निकालते हैं तो वो भी सेम ही आएगा WL/2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो RA RB निकल गया, तो हमको निकालना है C में मोमेंट कितना है, मोमेंट एट पॉइंट C। तो देखिए अगर C पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम मोमेंट लेते हैं तो यहाँ पे भी दो मोमेंट एक्ट करेगा, तो एक RB के वजह से और एक इस लेंथ में C और B का जो यूडियल है उसके वजह से भी यहाँ से एक लोड एक्ट होगा, वो है W इंटू L/2। तो देखिए RB जो है उसका जो उसके वजह से जो मोमेंट हो रहा है RB इंटू ये जो डिस्टेंस है L/2, और ये पहले भी बताया इसका जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, सैगिंग है, तो इसलिए वो पॉजिटिव है। और ये जो लोड है WL/2 इसका डायरेक्शन हॉगिंग है, इसलिए नेगेटिव है। WL/2 इंटू ये जो डिस्टेंस है ये होता है L/4। तो RB का जो वैल्यू हमने पहले निकाला है WL/2 इंटू L/2 माइनस WL²/8, तो होता है WL²/4 माइनस WL²/8, तो आता है WL²/8। तो अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर यूडियल रहता है इंटायर लेंथ में, तब मिड पॉइंट में जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो है WL²/8। तो ऑप्शन जो डी है WL²/8 है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, द रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस टू यंग मॉड्यूलस फॉर अ पॉइसन रेशियो विल बी। एक पॉइसन रेशियो के लिए बल्क मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस का रेशियो क्या होगा। तो दोस्तों पहले जो रिलेशन है बल्क मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस का जो रिलेशन है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यंग मॉड्यूलस E इक्वल टू होता है 3 इंटू के रिप्रेजेंट करता है बल्क मॉड्यूलस को, 3 इंटू के टू 1 माइनस 2 न्यू है पॉइसन रेशियो। तो हमको क्या निकालना है, बल्क मॉड्यूलस टू यंग मॉड्यूलस। तो K/E इक्वल टू होता है 1/3 इंटू 1 माइनस 2 न्यू। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो पॉइसन रेशियो जो है न्यू उसका वैल्यू दिया नहीं गया है, एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगर फिर भी हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि न्यू का जो रेंज है पॉइसन रेशियो का वो है 0 से 0.5 तक। तो पहले अगर हम न्यू का वैल्यू 0 पकड़ते हैं तो क्या आता है, तो होता है 3/1 माइनस 0, तो होता है 1/3 इक्वल टू 1:3। अगर न्यू का वैल्यू 0 होता है तो ये जो रेशियो है बल्क मॉड्यूलस टू यंग मॉड्यूलस वो होता है 1:3। तो अगर जो न्यू का जो वैल्यू अगर 0.5 होता है तो उसका अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आता है देखते हैं, 3 इंटू 1 माइनस 1, तो आता है इन्फिनिटिव। तो अगर न्यू का वैल्यू अगर 0.5 होता है तो ये जो रेशियो है वो होता है इन्फिनिटिव, ये भी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन में भी नहीं है। तो अगर हम न्यू का वैल्यू 0.25 पुट करते हैं तो क्या आता है, 0.25 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या आएगा, 1/3 इंटू 0.25 मतलब 0.5, तो आता है 1/1.5, इसको 10, 5/2/5/3, 2/3 इक्वल्स टू 2:3। तो अगर पॉइसन रेशियो का जो वैल्यू है अगर वो 0.25 होता है तो बल्क मॉड्यूलस और यंग मॉड्यूलस का जो रेशियो है वो होगा 2:3। तो दोस्तों ये एक इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन जो आया है RS खूनी का जो मैकेनिकल MCQ बुक है वहीं से क्वेश्चन दिया गया है। वहाँ पे जो पॉइसन रेशियो का जो वैल्यू दिया गया है वो है 0.25। अगर 0.25 होता है तो आंसर होगा 2:3, मगर यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइसन रेशियो का कोई भी वैल्यू दिया नहीं गया है। अगर 0 पकड़ते हैं वो होता है 1:3, वो भी ऑप्शन पे है। अगर 0.25 भी पकड़ते हैं न्यू के जगह में पॉइसन रेशियो में तो आता है 2:3। तो ये भी करेक्ट हो सकता है, बी भी करेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 66, द रैंकाइन्स फार्मूला होल्ड्स गुड फॉर।
इनमें से कौन सी कंडीशन में रैंकाइन्स का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से होल्ड करता है। तो दोस्तों पहले हम एक चीज़ बताना चाहते हैं कि अगर हम कलम का डिज़ाइन करना चाहते हैं तो कलम का डिज़ाइन के लिए जो थ्योरी एप्लीकेबल होता है, एक है ऑयलर थ्योरी और दूसरा है रैंकाइन थ्योरी। ऑयलर जो थ्योरी है, ऑयलर थ्योरी में जो कंसीडर किया जाता है वो है सिर्फ बाकलिंग फेलियर कंसीडर किया जाता है, और ऑयलर थ्योरी एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर लॉन्ग कलम। और दूसरा जो थ्योरी है रैंकाइन थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी में आपका कर्शिंग फेलियर और बाकलिंग फेलियर दोनों टाइप का फेलियर कंसीडर किया जाता है, और रैंकाइन थ्योरी एप्लीकेबल होता है बोथ लॉन्ग कलम और शॉर्ट कलम, दोनों टाइप के कलम के लिए एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग कलम, यही है राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको RS कुर्मी का जो मैकेनिकल इंस्टीट्यूट बुक है वहाँ पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, if the tearing efficiency of a riveted joint is 50%, then the ratio of rivet hole diameter to the pitch of the rivet is। जब रिवेट का टीयरिंग एफिशिएंसी 50% होता है तब रिवेट होल डायमीटर और पिच ऑफ द रिवेट का जो रेशियो है वो क्या होगा। तो देखिए जो रिवेट का जो टीयरिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है, टीयरिंग एफिशिएंसी इक्वल टू होता है P माइनस डी बाई पी। P होता है पिच ऑफ द रिवेट और D होता है रिवेट होल डायमीटर। तो यहाँ पे बोला गया है कि रिवेट टीयरिंग एफिशिएंसी जो है 50% हो तो होता है 0.5। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो होता है 1 माइनस डी बाई पी। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं डी बाई पी इक्वल टू होता है 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। तो डायमीटर और पिच, रिवेट होल डायमीटर और पिच का जो रेशियो है वो होता है 0.5। तो ऑप्शन डी है राइट आंसर। Number 68, the maximum deflection of a fixed beam of length L carrying a total load W uniformly distributed over the whole length is। अगर एक फिक्स बीम में पूरा लेंथ में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है तो उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वेशन इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है WL3/48 EI, एक्चुअली ये L नहीं है I होगा, ठीक है, हर एक ऑप्शन में दिया गया है L, ये एक्चुअली I होगा। तो पहला जो ऑप्शन है वो है आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। जब सिंपली सपोर्टेड बीम का जो सेंट्रल में अगर एक लोड W एक्ट होता है तो उसका जो डिफ्लेक्शन इक्वेशन है मैक्सिमम वो होता है WL3/48 EI। तो ऑप्शन ए नहीं होगा। जो तीसरा जो ऑप्शन में दिया गया है WL3/192 EI, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है जब एक फिक्स बीम में सेंट्रल पॉइंट में अगर एक लोड W एक्ट होता है तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो होता है WL3/192 EI। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। तो अगर एक फिक्स बीम में अगर टोटल लेंथ में अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है तो उसका जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इक्वेशन है वो होता है ऑप्शन डी WL3/384 EI। ठीक है, तो ऑप्शन डी है आपको राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द सेक्शन इज। मतलब अगर एक सेक्शन का परपेंडिकुलर एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एक्चुअली उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है एक्चुअली वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर सेक्शन का क्या होता है वो पूछा गया है। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इक्वल टू होता है IXX प्लस IYY। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में सर्कुलर सेक्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है π/64 d⁴, और वाई एक्सिस का रिस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है सेम ही π/64 d⁴। ये दोनों को अगर हम ऐड करते तो होता है π/32 d⁴। तो सर्कुलर सेक्शन का जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है π/32 d⁴। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, द रिलेशन बिटवीन इक्विवेलेंट लेंथ एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ कलम फॉर बोथ एंड फिक्स्ड। अगर एक कलम का बोथ एंड फिक्स्ड होता है तब इक्विवेलेंट लेंथ और एक्चुअल लेंथ का जो रिलेशन है इनमें से कौन सा होगा। तो अगर कलम का बोथ एंड फिक्स्ड होता है तब इक्विवेलेंट लेंथ जो होता है एल इक्वल टू होता है L/2। तो देखिए ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, when a circular bar tapering uniformly from diameter D1 at one end to diameter D2 at other end
is subjected to an increase in temperature T, then the thermal stress induced is। अगर एक सर्कुलर टेपरिंग एक बार है जिसका वन साइड डायमीटर d1 है और दूसरा साइड का जो डायमीटर वो d2 है, अगर इस बार का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन इसके अंदर जो थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस होता है वो इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन जो ए है अल्फा टी ई d1/d2 यही है राइट आंसर। ये आपको RS स्कूल में का जो मैकेनिकल MCQ है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, द सिलेंडरनेस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेंडरनेस रेशियो होगा। तो सिलेंडरनेस रेशियो को अगर हम ए से डिनोट करते हैं तो एस इक्वल्स टू होता है एल ई डिवाइडेड बाई के। एल ई जो होता है इसको इक्विवेलेंट लेंथ कहते हैं और के जो है इसको लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। तो सिलेंडरनेस रेशियो जो है इक्विवेलेंट लेंथ टू लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो देखिए ऑप्शन बी जो है लेंथ ऑफ कॉलम टू लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। Question number 73, the center of gravity of a T section of 100 by 150 by 50 millimeter from its bottom। तो एक T सेक्शन का बटम से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए पहले एक T सेक्शन को ड्रॉ करते हैं। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2। तो यहाँ के जो डिस्टेंस यहाँ पे जो लेंथ बोला गया 100 ये 150 है बटन से, और 50 50। तो हम जानते हैं जो CG जो होता है, CG होता है इसका जो नोटेशन है एक्स बार वाई बार। तो हमको क्या निकालना है, हमको वाई बार निकालना है। तो ये बटन से जो डिस्टेंस है CG का मतलब वाई बार क्या होगा उसको हमें निकालना है। तो दोस्तों वाई बार अगर निकालना है उसका एक फॉर्मूला है, वाई बार इक्वल टू होता है A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2, ठीक है। तो A1 कितना है, A1 सेक्शन 1 में तो A1 का जो एरिया है वो होता है 100 इंटू 50 होता है 5000। सिमिलरली Y1 कितना होगा, Y1 अगर इस सेक्शन का जो अगर CG यहाँ पे होता है तो ये है 25 होगा, तो होगा 150 जो टोटल लेंथ है माइनस 25 होगा 125, ठीक है। सिमिलरली A2 कितना होगा, A2 है 150 माइनस 50 मतलब 100 इंटू 50, $5000। Y2 इक्वल टू 50। अगर इसका मिड पॉइंट यहाँ पे होता है तो होता है जो लेंथ टोटल अगर 100 होता है तो यहाँ से 50 होगा 50। तो चलिए ये जो वैल्यू है यहाँ पे बिठाते हैं। A1 कितना हुआ 5000, Y1 125, A2 5000 और Y2 जो है 50 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 मतलब 10,000। तो करने से आएगा 625, इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 625000 प्लस और इसको 25 434 बाई 10,000 तो आता है 875000
डिवाइड बाई 10,000, तो कटने के बाद आएगा 87.5। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो यहाँ पे जो बोला गया टी सेक्शन का बटन से जो डिस्टेंस है मतलब वाई बार जो है वो 87.5 है। तो ऑप्शन सी जो है ये है राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन आया है आपका RS खूनी का जो मैकेनिकल एमसीक्यू बुक है वहाँ से ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। Two solid shaft A and B are made of same material. The shaft A is of 50 mm diameter and the shaft B is of 100 mm diameter. Then the ratio of strength of shaft B to the shaft A is, मतलब दो सॉलिड shaft A और B सेम मटेरियल की है। shaft A का डायमीटर 50 मिलीमीटर है और shaft जो B है उसका डायमीटर 100 मिलीमीटर है। तो shaft B एंड shaft A का जो स्ट्रेंथ का रेशियो है इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों shaft का जो स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है shaft कितना टॉर्क ट्रांसमिट करता है। तो एक shaft जो टॉर्क ट्रांसमिट करता है वो होता है T इक्वल टू टॉर्क पाई बाई 16 टाउ डी क्यूब। तो दोस्तों shaft B और A का जो स्ट्रेंथ का रेशियो होगा वो क्या होगा, वो टॉर्क का रेशियो होगा। तो टॉर्क B टू टॉर्क A इक्वल टू होगा पाई बाई 16 टाउ डी बी क्यूब पाई बाई 16 टाउ डी ए क्यूब। तो देखिए पाई बाई 16 टाउ जो है कांस्टेंट टर्म में कट जाएगा तो क्या रहता है डी बी डिवाइडेड बाई डी ए होल टू दी पावर क्यूब। डी बी जो बी का जो डायमीटर है वो है 100 डिवाइड बाई 50 होल टू दी पावर क्यूब, तो होता है 2 क्यूब 8। तो shaft B और shaft A का जो स्ट्रेन का जो रेशियो है वो है 8 टाइम्स। तो ऑप्शन जो डी है यही है राइट आंसर। और ये क्वेश्चन RS खुरमी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट फॉर मैक्सिमम पावर इज, मैक्सिमम पावर के लिए बेल्ट का जो वेलोसिटी है वो इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों बेल्ट ड्राइव में मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए जो कंडीशन है वो है टी मैक्स, मैक्सिमम बिल्ट इन टेंशन इक्वल टू होता है 3mv²। तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी मांगा है तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा v² टी मैक्स बाई 3m। तो v इक्वल टू होता है √ ऑफ टी मैक्स बाई 3m। तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है t/3m होल टू द √ ऑफ t/3m, जो ऑप्शन सी है वो है राइट आंसर।